आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हिंदी दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। आपको यहां से दो क्वेश्चन याद रखने हैं कि जब भी भारत की बात करता है, क्या याद रखिएगा, भारत की जब भी बात करता है तो 14 सितंबर, क्या 14 सितंबर को, 14 सितंबर 1949, ये तिथि एक ऐसी तिथि है जिसमें संविधान ने भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में माना। तो 14 सितंबर से जो है हम हिंदी को मनाने लगे, क्योंकि वजह थी 1949 में संविधान में इसको अधिनियमित किया गया। दूसरा यहां पर आता है कि वर्ल्ड यानी विश्व हिंदी दिवस की बात अगर करी जाए, विश्व में हिंदी दिवस को कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी को मनाते हैं। इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो 10 जनवरी को वर्ल्ड में मनाते हैं, और भारत की बात करें तो भारत में 14 सितंबर को मनाते हैं। रीजन क्या है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। दोस्तों कहता है चंद्रोदय शब्द में अगर गुण संधि है, चंद्रोदय शब्द गुण संधि का उदाहरण है, तो महोत्सव किस शब्द का उदाहरण होगा। अगर देखें दोस्तों, चंद्रोदय, हमेशा एक ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा। दुनिया की नंबर 1 ट्रिक, बीच वाले अक्षर को देखो। दुनिया में ये ना देखो कि कौन सा शब्द पूछा गया, एग्जाम में ये थोड़ी ना आएगा कि ये मैं एग्जैक्ट ये वाला शब्द करा रहा हूं तो यही वाला आ जाएगा, नहीं ना। चंद्रोदय में देखिए बीच वाले अक्षर पर डंडा किस मात्रा किसकी है, ओ की मात्रा है। अगर एक मात्रा है तो वो हो जाएगी वृद्धि संधि या गुण संधि, तो हो जाएगी गुण संधि, है ना। अगर दो मात्राएं इसी में लग जाती हैं जैसे महोषधि, तो बढ़ने को क्या कहा जाता है, बढ़ने को कहा जाता है वृद्धि संधि। मैं कैसे कहता हूं, मैं देखिएगा, जैसे सुरेश है, सुरेश में कितनी मात्राएं हैं, बीच वाले अक्षर पर एक मात्रा, तो गुण संधि। और यहीं पर अगर मैं कह देता हूं बीच वाले अक्षर पर एक एक में कौन सी संधि है, तो एक एक में दो मात्राएं हैं, तो यहां पर वृद्धि संधि। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन 2 नंबर का आंसर जाएगा 4 के साथ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 3rd नंबर, आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। बताइए आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपसे कहता है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। आज यहां पर रिकॉर्ड बना देना है अपने स्कोर का, मैं इतना ही कहूंगा, आज अपने स्कोर का रिकॉर्ड बना देना है दोस्तों। आज क्वेश्चंस का लेवल बहुत अलग है। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की, छ, त्र, ज्ञ और स्रा, क्या है, छत्र, ज्ञ और स्रा, ये चार क्या होते हैं, ये चार होते हैं भैया संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब यहां पर देखिएगा संयुक्त व्यंजन होते, अच्छा कौन सा है पूछा है, नहीं नहीं, ये मैंने शायद बोला हो कि कौन सा नहीं है, तो कोई बात नहीं। देखिए ये है आपका स्पर्श व्यंजन, ये भी स्पर्श व्यंजन, ये भी स्पर्श व्यंजन, कौन सा है, तो आप देख रहे हो कि इसमें क्या आ रहा है, आंसर हमारा 2 हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, ताल ठोक कर आपको जवाब देना है, आपको लॉक करना है। बताइए। देखिएगा, झारखंडी कलाधर के नाम से किसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन आसान नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको करने के बाद आसान एग्जाम में जरूर कर देगा। देखिएगा, जब भी बात करते हैं झारखंडी कलाधर के नाम से, तो जयशंकर प्रसाद इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कलाधर के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ में एक नाम और है जिसको कहा जाता है छायावाद का जनक। छायावाद का जनक भी कहा जाता है, इसलिए छायावाद के जनक के रूप में जयशंकर प्रसाद हैं। छायावाद के साथ साथ एक और याद रखना है कि इन्होंने एक महाकाव्य लिखा है, क्या महाकाव्य लिखा है, जिसका नाम है कामायनी, जिसका नाम है कामायनी। यार इसको भी कतई नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपके स्क्रीन पर 5वां नंबर कहता है इनमें से कौन सा विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का है। आपको बताना है कि पतझड़ जो है किसका जो है विलोम शब्द हो जाएगा, या पतझड़ का विलोम शब्द क्या होगा। बहुत, 2 क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा ये बताओ, पतझड़ में समास कौन सा है और पतझड़ में विलोम कौन सा है। हाँ, दोनों क्वेश्चन आपको बताना है। देखिएगा, पतझड़ में अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए पतझड़ का अर्थ है, यानी पतझड़ का अर्थ का विलोम बताना है, तो अगर हमसे कह रहा है विलोम, तो यहां पर आप जानते हो इसका उल्टा होता है, विलोम हो जाएगा वसंत हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ समास की बात करें तो समास हमारा कौन सा हो जाएगा, समास इसमें हमारा हो जाएगा बहुब्री समास। रीजन क्या है दोस्तों, रीजन सिर्फ इतना है, पिछली बार एग्जाम में पतझड़ का समास पूछा गया था। पतझड़ अर्थात जिस ऋतु में पत्ते झड़ते हैं, दोस्त सुनिएगा ध्यान से, जिस ऋतु में पत्ते झड़ते हैं अर्थात पतझड़, यानी उस क्वेश्चन में समास होगा बहुब्री और उसमें विलोम होगा वसंत। अगला क्वेश्चन, वादशाह दर्पण किसकी रचना है। ये क्वेश्चन थोड़े से मैं बीच में 2-4 क्वेश्चन लेता हूं, जिससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर साहित्य का आ जाए, तो बादशाह दर्पण की बात अगर करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बादशाह दर्पण को लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है हिंदी का आधुनिक जनक कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, चैप्टर का नाम है क्या, यहां पर अलंकार, क्या है, अलंकार से प्रश्न है। यहां लिखना भूल गया हूं कि अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार होगा।
मखमल के गले पड़े हाथी सटीला, मखमल के गले पड़े हाथी सटीला, बताइए कौन सा अलंकार होगा। जब भी ट्रिकी मेथड में जाते हैं, हिंदी के ट्रिकी वेस्ट मेथड में, तो उसमें देखिए सासी सम आता है, तो सासी सम का मतलब है उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार में क्या होता है कि जब कंपैरिजन होती है, तुलना होती है, दो या दो से अधिक चीजों में तुलना होती है, तो उपमा अलंकार होता है। और ट्रिक की बात करें, जहां पर सा आता है, सी आता है, सम आता है, सरिस आता है, वहां पर हमारा तुलना के लिए उपमा होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर छंद से भी लिया है, मतलब रात्रि 8 बजे आपके ऑल चैप्टर आते हैं, हिंदी के ऑल चैप्टर को हम कराते हैं। ऑल चैप्टर के लिए 8 PM पर आपको निःशुल्क क्लास मिलती है, सब्सक्राइब कर लें सभी चैप्टर के लिए। सुनु सिए सत्य असीम हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। याद रखिए कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इनकी मात्राओं को गिनना आ गया, तो उसमें अगर आपने मात्राओं को देख लिया और ये देख लिया कि कहां कहां पर मात्राएं कितनी कितनी आती हैं, तो आप ये कह सकते हो कि उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। देखो दोस्तों, यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो चौपाई हो जाएगा। मैं आपको कैसे बताता हूं, मैं आपको बता देता हूं मात्राओं को गिन के। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी बड़ी मात्रा है वहां पर 2 गिना जाता है और छोटी है वहां पर 1। यानी इस पूरे पंक्ति में, इस पूरे यहां पर पैराग्राफ में 16 मात्राएं आती हैं। 16 मात्राएं किसमें होती हैं? चौपाई में होती हैं। बस कॉन्सेप्ट यहीं पर है। और यहीं पर भी आगे भी 16 मात्राएं, आपको प्रत्येक क्षण में 16 मात्राओं की बात चौपाई ही करता है। सोरठा में आपकी जो मात्राएं होती हैं वो 11 11 13 13 होती हैं, और दोहा में जो मात्राएं होती हैं वो 13 13 11 11 मात्राएं होती हैं। और दोस्तों, प्रथम और तृतीय चरण में ध्यान दीजिएगा, प्रथम और तृतीय चरण में यहां पर 12 12 और 7 7 मात्राएं होती हैं, और यहां पर 16 16 मात्राएं होती हैं। इसलिए राइट आंसर 2 चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो बरबे में होती हैं 12 7, दोहा में होती हैं 11 13, और सोरठा में होती हैं, हाँ, दोहा में होती हैं 13 11 और सोरठा में होती हैं 11 13, और साथ ही साथ चौपाई में होती हैं 16 16। सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। निम्नलिखित में एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन करना है। शब्द में द्विगु समास है तो द्विगु समास का मतलब है कि जहां पर संख्या को रिलेट करा जाता है, जहां पर संख्यावाची पद प्रधान होता है, क्या होता है? पद प्रधान होता है। और जहां पर संख्यावाची पद प्रधान होता है वहां पर हम कहेंगे वो ढूंढना पड़ेगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 डेज के लिए एक सप्ताह होता है, और 7 क्या है? एक नंबर है, एक संख्या है, और पद प्रधान है तो हो जाएगा द्विगु समास। हिंदी के कितने मूल सर्वनाम हैं? सर्वनाम की बात करें, जो सर्वनाम यानी प्लेस ऑफ नाउन, क्या? प्लेस ऑफ नाउन। प्लेस ऑफ नाउन का मतलब होता है प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन का मतलब होता है कि जो नाउन के पहले यूज होता है, और नाउन नाउन की जगह पर यूज होता है। मतलब कहते हैं कि राम अच्छा लड़का है, वह शरारती भी है, तो वह यह क्या है? ये है आपके सर्वनाम। यानी जो नाउन की जगह पर यूज होता है वो सर्वनाम है। और सर्वनाम वैसे 6 प्रकार का होता है, लेकिन मूल सर्वनाम कितने हैं? 11 प्रकार के हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कहता है? आपको लॉक करना है, बताइए। देखिए दोस्तों, आपसे कहता है, क्या कहता है? आपसे ये कहता है, यहां पर कहता है कि हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है। हिंदी की बात करें दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे जो है कवि हुए हैं जिनका उपनाम है, और जिसमें तुलसीदास जो है ना, तुलसीदास को जातीय कवि का नाम दिया गया है। तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। रामचरितमानस इनका प्रमुख जो है ग्रंथ है। रामचरितमानस को इन्होंने किसमें लिखा है? इन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है, यानी महर्षि वाल्मीकि का जो है अवतार भी इसको माना जाता है। वाल्मीकि का अवतार कौन है अगर एग्जाम में पूछा जाए तो यही है दोस्तों। वाल्मीकि ने क्या लिखा था? रामायण को रचित किया था, और रामायण को रचित करने वाले वाल्मीकि का अवतार तुलसीदास हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जातीय कवि के साथ तुलसीदास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। हाँ, और जो रामचरित का जो मानस का जो कथानक है दोस्तों, वो रामायण का सार ही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अजान शब्द का तत्सम क्या होगा? मेरे लाल, अजान शब्द का तत्सम क्या होगा? देखिए, जब अजान की बात करते हैं तो अजान एक कैसा शब्द है? बताइए, अजान एक कैसा शब्द है? अजान एक तद्भव शब्द है, और अजान एक तद्भव शब्द है तो इसको अज्ञान के रूप में हमने देखा। हमने अज्ञान के रूप में देखा, मतलब ये तत्सम शब्द हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा, ये शुद्ध संस्कृत का शब्द है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कहता है रामू ने यात्री को पानी पिलाया, वाक्य में कौन सा कारक है?
रामू ने यात्री को पानी पिलाया। मैं कहता हूं रामू ने यात्री को पानी पिलाया। रामू ने, अब देखो यहां पर ने भी आ रहा है और एक को भी आ रहा है। कॉन्सेप्ट ये है कि आप बाद वाले को देखेंगे तो 90% सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि यहां पर बाद में आ रहा है को, और कहते हैं ना कि कर्ता ने, तो कर्ता ने वाला तो कट गया, मुझे बाद से मतलब है तो कर्म को, यानी कर्म को का मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जहां पर कर्म की प्रधानता होगी वहां कर्म कारक होगा, जहां कर्ता की प्रधानता होगी वहां कर्ता कारक होगा। यहां पर कर्म की प्रधानता है इसलिए कर्म कारक होगा। और याद रखिएगा दोस्तों, कारक की बात जब भी होती है तो कारक के 8 प्रकार होते हैं जिसमें आप सभी जानते हो। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक और कारक से लेता हूं। चलिए बताइए। कहता है कि राहुल अपने कक्षा में सबसे तेज है, में कौन सा कारक है? हमने कहा देखिए इसमें कक्षा में सबसे तेज है। हमने यहां पर ये देखा कि जब भी प्लेस के लिए, जब भी विभक्ति के लिए में आता है, जब भी विभक्ति के लिए पर आता है, अरे किस में तेज है? मैंने कहा कक्षा में तेज है। आधार को इंडिकेट कर रहा है, अधिकरण कारक होगा क्योंकि विभक्ति में अधिकरण कारक में और पर आता है। अगला 15 नंबर आपके स्क्रीन पर है और चैप्टर का नाम है अलंकार। आपको यहां पर अलंकार बताना है। मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा हूं, आप चीजों को देखिएगा। कॉन्सेप्ट और ट्रिक क्या है, मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। दुनिया की कोई भी पंक्ति आपके एग्जाम में आए, उसमें अलंकार पूछे, तो उसमें यह देखिएगा कि क्या सा और सी आ रहा है तो उपमा मार दीजिए। क्या उसमें शब्द आ रहे हैं तो यमक मार दीजिए। क्या उसमें कोई तुलना की जा रही है जिसमें हूबहू उसी शब्द को बता दिया गया है कि नहीं वो चीज वही है तो रूपक मार दीजिए। और क्या उसमें मनहु जनहु मानव तानहु ऐसे शब्द आ रहे हैं तो उसमें देखिएगा उसमें आपके शब्दों में उत्प्रेक्षा हो जाता है। और याद रखिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, मनहु के साथ इस क्वेश्चन का आंसर सटीक बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 16 नंबर। हाँ चलिए बताइएगा दोस्तों आंसर क्या हो सकता है। आपसे कहता है मेरे लाल कि जब तक वह घर पहुंचा, देखिए एक से एक यूनिक कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है। 16 नंबर देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, आपको क्या लगता है? बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। कहता है कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसकी मां जा चुकी थी। अच्छा ये मुझे बताओ कि जब तक वह घर अगर नहीं पहुंचता तो उसे पता चलता क्या? नहीं ना। क्या उसे पता चलता? नहीं ना पता चलता दोस्तों, याद रखिएगा। चलो भाई देखिए दोस्तों क्या कहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर मिश्र वाक्य हो जाएगा। कंडीशनल जो वाक्य होते हैं कंडीशंस पर आधारित होते हैं, जहां कंडीशंस हैं वहां मिश्र वाक्य होगा। रीजन क्या है मिश्र वाक्य का? कि जैसे जब तक पानी नहीं बरसेगा तब तक फसल अच्छी नहीं होगी, यानी जब तक तब तक को रिलेट, बिल्कुल जहां जब तक आया है तो तब तक जरूर आएगा, है ना। याद रखिएगा यदि तुम नहीं आओगे तो यदि के बाद हमेशा तो भी आएगा, आगे कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा। यदि तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा, यदि तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा, यदि तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मिश्र वाक्य कंडीशंस पर आधारित होती हैं। अगर खा लोगे तो मैं भी खा लूंगी। इस तरीके के कॉन्सेप्ट को आप मिश्र वाक्य में जोड़ेंगे। अगला कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर आपसे कहता है दोस्तों कि माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। माँ ने बच्चों को खाना खिलाया। अगर यह कर्म कारक का उदाहरण है तो विध्यांचल से कावेरी प्रभावित होती है, तो यह बताइए कौन सा कारक का उदाहरण है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, लॉक किया जाए। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, बिल्कुल सही बात है कि को आया है तो कर्म कारक हो जाएगा। यहां पर तो एक बात तो कंफर्म हो गई। लेकिन विंध्याचल से अगर कावेरी, यानी जो विंध्याचल से पर्वत से कावेरी अगर निकलती है, मान लो ये पर्वत है और इस पर्वत श्रृंखला में बीचों बीच से नदी आती है, और उस नदी का नाम क्या है? इस नदी में क्या है? इस नदी में पानी बह रहा है। और इस नदी में पानी बह रहा है दोस्तों, तो इसमें कहीं ना कहीं अलगाव का है, और अलगाव का कॉन्सेप्ट ये लगता है कि अपादान होगा। बिल्कुल होना चाहिए। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि पानी तो अलग ही नहीं हो रहा है, वहां से जो पानी निकला था क्या वो वहीं पर है, ऐसे याद कर लो। तो कॉन्सेप्ट में याद रखो, जब कोई गंगा बहती है, जब कोई नदी बहती है, जब कोई भी चीज चाहे झील हो, पानी का भी अलगाव होता है, सेपरेशन होता है, वहां पर आपको लॉक करना होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे कहता है दोस्तों कि मुक्का मुक्की में कौन सा समास है? बोलो कौन खाएगा मुक्का मुक्की, धक्का मुक्की। अब देखो जब भी कॉन्सेप्ट में अगर पूछ लिया जाए कि धक्का और मुक्की में कौन सा समास है तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? नहीं। धक्का मुक्की में भी आपका द्वंद्व समास है और मुक्की में भी द्वंद्व समास है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। अब देखिए यहां पर मुक्का और मुक्की है, इसलिए यहां पर ये ना लगाएं कि रातों और रात। धक्का मुक्की में भी है और मुक्की में भी है। राइट आंसर हमारा ए ही जाएगा, क्योंकि समास द्वंद्व होगा, दोनों पद प्रधान है। इसमें दिमाग ज्यादा ना लगाओ, और ज्यादा दिमाग पे क्वेश्चन गलत होता है। धक्का दोगे और मुक्का मारोगे तो वो धक्का मुक्की,
एक मुक्का यानी बड़ा सा एक जिसका जापड़ है उसको मुक्का कह दो, छोटा वाला जो है उसको मुक्की कह दो, है ना, तो चलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कॉन्सेप्ट कहता है कि ऐसा युग्म सही नहीं है, ऐसा आपको बताना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट सही नहीं है। अब देखिएगा दोस्तों, उगलना को यहाँ पर उदलन कहा जाता है, उघाड़ना को उद्घाटन कहा जाता है। हाँ 2.5 किलो वाला, सही कह रहे हैं, 2.5 किलो वाला हाथ, है ना। चलो, कबूतर को कपोत कहा जाता है और कटहल को कमफल कहा जाता है। ये कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तत्सम और तद्भव का यहाँ पर पेयर है, आपको बताना है। ब्रिलियंट बच्चे हैं आप, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, कतई गलत नहीं होगा। देखिए, अगर गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। कटहल को कमफल नहीं कहा जाता है, इससे बढ़िया कंबल लिखते थे। कटहल को क्या कहा जाता है? कंट फल कहा जाता है। कैसे याद करोगे? अच्छा ये बताओ, कटहल देखा है ना? ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा यहाँ मॉरिशस से आया है, कोई बच्चा यहाँ ऑस्ट्रेलिया से आया है, इंग्लैंड से आया है, गौरी व्हाट इज कटहल, है? हाँ चलो भाई बताओ। तो कटहल होता है कांटे वाला, है जिसको जो है बड़ा मुश्किल में छीला जाता है। अपनी मम्मी से पूछो कैसे कटहल को काटा जाता है, और काट काट के उसको जो है बनाया जाता है। कटहल में होते हैं कांटे, और कांटे वाला जो है कंटफल कहलाता है, इसलिए राइट ऑप्शन जाएगा 4 के साथ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, आपको बताना है। हाँ, यूपी टेट सुपर टेट पर अगला डंका होगा, बस बने रहिए हमारे साथ, पूरा होगा और डंके के साथ चोट होगी। सच्चिदानंद शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो निषेध किस संधि का उदाहरण होगा, आपको बताना है। सच्चिदानंद शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है तो निश्चय निश्चय। देखिए, सच्चिदानंद सत धन क्या होगा? सत धन। अब हम देखिएगा, जब भी हम कह देंगे सच्चिदानंद के लिए, इसमें 3 भी आप क्या कर सकते हो? संधि विच्छेद के पार्ट पार्ट अलग कर सकते हो। इसके लिए ये व्यंजन संधि बिल्कुल क्लियर है, जहां पर हलंत आएगा। और निस्तेज को अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा निहिधन तेज, और जहां पर निहिधन तेज हो गया तुरंत विसर्ग देखा, और विसर्ग के साथ हमारा ऑप्शन नंबर किसका कहीं क्या है? 4 वर्णों में समाहित है। हाँ 4 वर्णों में समाहित है, ठीक है। देखो, अंतस्थ क्या होता है, बहुत से बच्चे ये भी पूछते हैं। तो अंतस्थ वो होता है, सुनिएगा, बहुत सारे बच्चों का यहां पर क्वेश्चन है। स्वर और व्यंजन आप जानते हो, इतना तो पता ही होगा। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के बीच वाले शब्दों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या होती है 4, यारा, ला और वा। हा नहीं होता है, आंसर 2 होगा। यही पूछा है, कौन सा नहीं है? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये दोस्तों ऊष्म व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन 22, कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? अर्ध विराम की बात अगर करें तो अर्ध विराम होता है और अल्प विराम होता है। 2 क्वेश्चन में बच्चे यहां पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो एक अर्धविराम और एक अल्पविराम, अर्धविराम ऐसा और अल्पविराम ऐसा, क्या आप ये जानते हो? ठीक है, हाँ, अल्पविराम कैसा होता है? अल्पविराम ऐसा, अर्धविराम ऐसा। अर्धविराम पूछा है तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 चला जाएगा। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है? बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। दा धा अगर दंते हैं, ये शायद मैंने कल कराया था, कोई बात नहीं, ये मैंने कल कराया था लेकिन आज रिपीट हो गया है। नए बच्चे जान लें कि दा अगर दंत में आता है, धा भी दंत में आता है। बा को बोलने के लिए आप ओष्ठ का प्रयोग करोगे और भा को बोलने के लिए ओष्ठ का प्रयोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर अभी अभी कॉन्सेप्ट में बताया कि यारा लावा, ये स्वर ना तो स्वर है और ना व्यंजन है, बल्कि है क्या? ये बीच में आते हैं। स्वर और व्यंजनों के बीच में आने वाले शब्दों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, जिनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है। ताल ठोक कर एकदम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके मारना है। कहता है हिंदी में